व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं फाइनली अब प्रेजेंटेशन की तरफ कि सर सारी प्रिपरेशन हो गई है, सारी केस स्टडीज हो गई है, सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, बट अब आंसर्स प्रेजेंट कैसे करने हैं, क्योंकि हमने प्री बोर्ड्स में हाफ ईयरलीज में कई बार बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट करवाए हैं प्रेजेंटेशन के चक्कर में। तो आ जाओ, मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप बहुत आसानी से अच्छा स्कोर कर लोगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, मुझे पता है आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, तो इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो चलो जी, आ गए मेरे सारे के सारे योद्धा, युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। कल हमारा एक फाइनल बैटल है। बहुत मेहनत करी है बच्चों हम लोगों ने शुरू से ही, और मैं काफ़ी इमोशनल भी हो जाता हूँ जब मैं ये वीडियो हर बार बनाता हूँ कि लास्ट वीडियो बिफोर द एग्जाम्स। इसके बाद आप लोगों से मिलना होगा, कई और जगह पे होगा, बट हाँ 11th-12th का हमारा एक लास्ट वीडियो रहता है। तो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, बहुत मेहनत करी है, शुरू से बच्चों के साथ एक एक चीज़ बना के चली है, और वादा किया था कि एग्ज़ाम तक, लास्ट मोमेंट तक और जीवन में उसके बाद भी साथ निभाऊंगा। वादा निभाया है, ठीक है। लास्ट मोमेंट तक हर चीज़ तुम्हें कराई है, एक एक चीज़ तुम्हें पढ़ाई है, जो जो बोला था वो सारी चीज़ क्लास 11th के फर्स्ट डे से सारे बेसिक्स बिल्ड करना, बच्चों की एक एक चीज़ कवर करना, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे बिजनेस स्टडीज़ हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। फिर 12th में आके शुरू से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाना, अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स ही नहीं, उसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और भी बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों के साथ रहती हैं। तो इट्स बीन अ वर्दी जर्नी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कनेक्ट हो जाता है, एक एक कमेंट, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल, बहुत ज़्यादा थॉटफुल, बहुत ज़्यादा हार्टफुल और बहुत क्लोज टू माई हार्ट, है ना। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है जब मैं आपकी सारी चीज़ें देखता हूँ। बट अभी फ़िलहाल फाइनल प्रेजेंटेशन की बारी आ गई है। इन सब चीज़ों पे जो मैं आपसे डिस्कशंस कर रहा था, इन पे डिस्कशन कल करेंगे, कल ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम दे के आना, और 3 बजे आप लोगों के लिए, 2:30-3 बजे एक वीडियो ज़रूर आएगा जिसमें मैं कुछ और चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो उसको ज़रूर देखना बच्चों, ठीक है। चलो, अब फाइनल प्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो सबसे पहले बच्चों 1 मार्कर्स में सर कैसे प्रेजेंटेशन करनी है। बच्चों 1 मार्कर से भी पहले आप ध्यान रखना कि ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस प्लीज़ मेंटेन करो। या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में करना या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। ऑर्डर कोशिश करना कि डिस्टर्ब ना हो, जितना हो सके ऑर्डर मेंटेन रहे, ऑर्डर बिगड़े ना, है ना। तभी आपका आंसर की अच्छा दिखता है और आप अच्छा स्कोर कर पाते हो। दूसरा, हैंड राइटिंग का ध्यान रखना, जितना साफ हो सके क्लियर लिखना, ठीक है, जितना क्लीन हो सके, राइट, क्लीन एंड क्लियर, जितना हो सके क्लीन और क्लियर लिखना, इसके अंदर गड़बड़ नहीं करके आना, साफ सुथरा लिखोगे तो अच्छा चलेगा सब कुछ, ओके। ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं 1 मार्कर्स पे। 1 मार्कर्स की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि सपोज आप आंसर नंबर 3 लिख रहे हो, तो फिर से वही आंसर नंबर 3 का सपोज आपने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया और उसका आंसर है स्टाफिंग, तो आप पूरा इस तरीके से सी ऑप्शन करके स्टाफिंग लिख के आओगे, ओके। तो 1 मार्कर्स में जो खास बात है वो यही है कि आपका ऑप्शन कौन सा है और उसका आंसर क्या है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हर एमसीक्यू कम से कम 2-2, 3-3 बार चेक जरूर करना। रीजन असर्शन पे खास तौर पे ध्यान देना कि हमें हैबिट होती है ए ऑप्शन की कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वो ए में है, जरूरी नहीं है कि वो ए में हो सकता है वो बी में हो। तो जल्दी जल्दी में गड़बड़ मत करके आ जाना। रीजन असर्शन में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में अच्छे से वेरीफाई कर लेना कि कौन सी चीज कहाँ दी है, ठीक है। तो 1 मार्कर्स हो गए। उसके बाद हमारे पास मेरे प्यारे बच्चे 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, जो हमारे 3 और 4 नंबर वाले सवाल हैं। इसके अंदर बच्चों सबसे पहले राइट इन बुलेट फॉर्म, आपको पॉइंट्स में लिखना है, कहीं पे भी आप पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखोगे, ठीक है। सपोज आप आंसर नंबर 24 लिख रहे हो, ठीक है, और वहां पे आ गया आप डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस बताओ, ठीक है, तो आप वहां पहुंच गए इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन।
ठीक है, आप ऐसे इसको अच्छे से अंडरलाइन करोगे, डेलीगेशन को ऐसे कर दोगे। उसके बाद आप जितने भी पॉइंट्स लिख रहे हो, जैसे सपोज फर्स्ट पॉइंट, उसका हेडिंग बनाना, ठीक है, उसके हेडिंग को इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमास में करना और फिर आप उसको इस तरीके से पॉइंट्स में 3-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। फिर दूसरा पॉइंट, उसका हेडिंग बनाओ, इन्वर्टेड कॉमास में करो और उसको बहुत अच्छे तरीके से ऐसे डिफाइन कर दो। फिर तीसरा पॉइंट, अगर 3 नंबर में है बच्चों तो 3 पॉइंटर्स आर अ मस्ट, 4 नंबर में है तो 4 पॉइंटर्स आर अ मस्ट। इस चीज़ का ध्यान रखना, सही है। उसके बाद अगर कोई डिफरेंस आ जाता है तो डिफरेंस आपको कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है। डिफरेंस के लिए हमेशा इस तरीके से पॉइंट्स बनाने हैं और बेसिस ज़रूर लिखना है। सपोज बेसिस, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, ये आ जाए तुम्हारे एग्जाम में कल, ठीक है, जो कि चांसेस भी हैं आने के। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, तो बेसिस ज़रूर लिखना कि पहले मैं मीनिंग बता रहा हूँ, फिर मैं कवरेज बता रहा हूँ, है ना, इस तरीके से एक्सप्लेन करना। तो कोई भी डिफरेंस विदाउट बेसिस आप नहीं लिख के आओगे, सही है। उसके बाद बच्चों अगर आपके पास केस स्टडी में ये आ जाएगी आइडेंटिफाई द लाइन एज वेल, सही है। तो सपोज आपने आइडेंटिफाई करा कि फंक्शंस आइडेंटिफाई करने थे कि कौन से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। आपने आंसर में लिखा सबसे पहले द फंक्शंस आइडेंटिफाइड फ्रॉम द अबव केस आर, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखा नंबर 1 पे ऑर्गेनाइजिंग, सबसे पहले आपने लिख दिया ऑर्गेनाइजिंग, ये आंसर लिख दिया, ठीक है। अगर उसने फंक्शन को डिफाइन करने को बोला है तो आप फिर ऑर्गेनाइजिंग को डिफाइन कर दो यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। उसके बाद आप लिखेंगे दिस फंक्शन वॉज गिवन इन द फॉलोइंग लाइन। ये कहाँ पे गिवन था? इस लाइन में गिवन था। फिर वो जो भी लाइन है, ठीक है, सपोज द ऑर्गेनाइजेशन से वो शुरू हुई, ऐसे करते करते वॉज फेल्ट पे वो खत्म हो गई। तो आप इस तरीके से लाइन आपको पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख के भी छोड़ सकते हो कि उस लाइन के शुरू के 2 शब्द क्या हैं और आखिरी के 2 शब्द क्या हैं, जहां से जहां तक चली वो लिख दोगे आप। दूसरा आपने आइडेंटिफाई करा उसके अंदर स्टाफिंग, फिर आप स्टाफिंग को डिफाइन करोगे, फिर आप सेम इसी तरीके से नीचे लिख दोगे दिस फंक्शन वॉज गिवन इन द फॉलोइंग लाइन, फिर वो लाइन के 2 शब्द लिखो और उसको लास्ट में आए खत्म कर दो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है बच्चों कि लाइन जब आइडेंटिफाई करनी होगी तो ऐसे आंसर प्रेजेंट करके आना है, वो बेस्ट प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने सब हेडिंग्स बना के लिखना है, डिफरेंसेस ऐसे लिखने हैं, लाइन्स ऐसे लिखनी है। उसके बाद 6 नंबर वाले सवालों में भी इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। जब 6 मार्कर्स की बात होती है तो इसके अंदर जितने हो सके फ्लो चार्ट्स बना देना, जितने भी हो सके बढ़िया तरीके से फ्लो चार्ट्स बना देना। सर फ्लो चार्ट्स अब कहाँ बना सकता हूँ? फॉर एग्जांपल आपको कोई मार्केटिंग मिक्स का क्वेश्चन आ गया तो आप वहाँ पे प्रॉपरली मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, अब मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इसको अच्छे तरीके से ऐसा क्लाउड बना दो, है ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। उसके बाद फिर आप उसको डिफाइन करो। तो जहां हो सके, जितने हो सके फ्लो चार्ट्स जरूर बना के आओ। 4 नंबर में, 6 नंबर में फ्लो चार्ट्स बनने चाहिए जब आप बना सको, ठीक है। प्रोसेस अगर कोई आ जाए, सपोज कंट्रोलिंग प्रोसेस आ गया, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस का पहले आप पूरा चार्ट बनाना, ठीक है, जैसे कि सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, उसके बाद एनालाइजिंग डेविएशंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो हमने ये चार्ट बना दिया। चार्ट बनाने के बाद फिर आप उसके स्टेप वाइज पूरा का पूरा लिखोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस आ जाए या कोई ऐसी चीज़ें आ जाए जहाँ पे आप चार्ट्स बना सकते हो तो आप चार्ट्स ज़रूर बनाओ, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ड्स को अंडरलाइन ज़रूर करना, हाईलाइट ज़रूर करना। जैसे आप कहीं पे लिख रहे हो कि भैया फंक्शनल स्ट्रक्चर से स्पेशलाइजेशन आता है तो आप उस स्पेशलाइजेशन को हाईलाइट करो। जो भी आप दिखाना चाहते हो ना वो ज़रूर दिखाओ टीचर को, ओके। उसके साथ साथ बच्चों जो मेन चीज़ है, जैसा मैं आपको पहले भी बोलता हूँ
कि आप जाके अपनी कॉपी में दोनों तरफ ऐसी लाइन ज़रूर खींचो और अपने आंसर्स इस तरीके से लिखो, आंसर 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपने आंसर लिखे ताकि टीचर को लगे सही है चल भाई 1 नंबर, 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 सही है चल भाई 1 नंबर। तो टीचर को भी लगना चाहिए कि हाँ भाई मेरा भी ध्यान रखा गया है। इस तरीके से अपने आंसर्स प्रेजेंट करने हैं। बहुत बड़े आंसर्स नहीं लिखने, बहुत छोटे आंसर्स भी नहीं लिखने, है ना। ये नहीं है कि 3 नंबर का सवाल आया और 3 पेज भर दिए। उसको इतना अच्छा लिखो कि हाँ समझ में आ जाए, और कोई स्पेसिफिक लिमिट पे स्टिक भी नहीं करना है कि भैया 20 वर्ड ही लिखूंगा मैं, तो ऐसा भी नहीं है। डिफाइन करो, टू द पॉइंट लिखो, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो जो पॉइंट आप बताना चाहते हो, दैट इज ऑल। यही सफिशिएंट होता है बच्चों बिजनेस स्टडीज की प्रेजेंटेशन में। पेपर में इसी तरीके से लिख के आना, सारे चार्ट्स बना के आना और बढ़िया तरीके से सारे सेक्शंस को डिफाइन करना। हर नया क्वेश्चन कोशिश करना नए पेज से शुरू हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, राइट। तो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे योद्धाओं। ये अंतिम युद्ध का एक अंतिम चरण है, इसको अच्छे तरीके से फाइट करना, इस बैटल में जीतना और अपने माँ बाप का और खुद का नाम चमकाओ और खूब आगे बढ़ो अपने जीवन में, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपको बहुत जल्द किसी और नई वीडियो के साथ, और खूब और मेहनत करेंगे, खूब और एफर्ट लगाएंगे, और मैं वेट करूँगा कल आपके कमेंट्स की कि सर पेपर में फोड़ दिया, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।